नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर। हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि कल 23 जुलाई था और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एफएम निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट प्रस्तुत किया और उस बजट की हम लोग चर्चा करेंगे। इस बजट में क्या क्या था, इस बजट में क्या क्या नई स्कीम्स लाई गई, कहाँ कहाँ खर्च करना है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम सब लोग को मालूम है कि एक अंतरिम बजट पेश हुआ था फरवरी महीने में और ये फुल बजट है। अंतरिम बजट वो होता है जिस साल लोकसभा के चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उस साल एक बजट लाया जाता है कि जब तक की सरकार बची हुई है तब तक के लिए वो बजट काम करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है उसके बाद वो काम करेगा। ठीक है, तो ये फुल बजट था। इसके पहले अंतरिम बजट आ चुका है, उसका भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था और हम लोगों ने देखा था। तो इस फुल बजट में क्या क्या था, कैसे क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या सौगात आपके लिए लाया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यूनियन बजट 2024-25 है कि 23 जुलाई को एफएम निर्मला सीतारमण जी ने ये प्रस्तुत किया है और ये अगर देखा जाए तो सातवीं बार इनका ये बजट पेश करने का टर्म था। और इसके पहले सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किया है मोरारजी देसाई जो 10 बार कर चुके हैं, जिसमें 8 बार फुल बजट थे और 2 बार क्या था, अंतरिम बजट था। ठीक है ना। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है पी चिदम्बरम। ठीक है, इनके पास 9 बार है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अभी आ गए निर्मला सीतारमण जी। और अगर ये कार्यकाल ये पूरा कर पाएंगे 5 साल का, तो इसमें मुझे लगता है कि फिर ये सबसे आगे निकल जाने वाली हैं, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे आए तो ये तो भाई बात रही बेसिक। और सबसे बड़ी बात ये है कि बजट की चर्चा हमारे संविधान में है क्या, तो बजट शब्द कहीं पर नहीं है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और बजट जैसा शब्द कोई है नहीं, हम लोग अपने से वो कर लेते हैं। उसमें सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, लाल कलर का एक चमड़े का थैला होता था। हालांकि अब चमड़े के थैले से बजट नहीं पेश किया जाता, अब किया जाता है डिजिटल माध्यम से। उनके पास एक टैब होता है, उसके माध्यम से वो करते हैं। और इसमें क्या हम लोग जान सकते हैं बजट में, तो बजट में सबसे पहले बता देना चाहता हूँ जो बजट होती है, बजट की कल की बात मैं कर रहा हूँ। क्या क्या हुआ, बजट जो होता है तो उसकी कॉपी निकाली जाती है, प्रिंट निकाला जाता है। तो 10 बजे वो संसद पहुंचा, पार्लियामेंट पहुंचा और सबको दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद और निर्मला सीतारमण जी आई हैं और प्रेसिडेंट से मिली। प्रेसिडेंट ने शुभ काम के लिए, हम जैसे भारतीय परंपरा है दही और शक्कर खिलाया जाता है, वो करवाया गया। उसके बाद फिर ये यूनियन कैबिनेट से अप्रूव होता है बजट। कैबिनेट से अप्रूव हुआ। यूनियन कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद निर्मला सीतारमण जी सदन में लाई हैं और वहां पर बजट को पेश किया है। ठीक, और इसमें इसके रिलेटेड क्या हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी जान सकते हैं। एनुअल फाइनेंस, ये जो बजट का प्रिंट कहाँ पे तैयार किया जाता है, तो बजट का प्रिंट प्रिंट जो नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर ये तैयार किया जाता है। बहुत गुप्त रूप से तैयार किया जाता है, कभी ये लीक ना होने और नहीं हो इस तरह। ठीक है, पेपर लीक भी ना हो तो अच्छी बात है। जैसे बजट को लीक नहीं किया जाता। ठीक है, पहले ये दूसरी जगह एक रोड में, एक कौन सी रोड है याद नहीं आया, दिल्ली में, वहां पर जाके प्रिंट होता था। अब ये नॉर्थ ब्लॉक में ही होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जो बजट डिवीजन है वो लोग इस बजट को तैयार करते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, लगभग आपका अभी से नहीं, ये लगभग सितंबर अक्टूबर से ही तैयार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरे 1 साल का वित्तीय विवरण होता है। तो इस तरह से बजट का बेसिक बेसिक देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बजट के हाइलाइट्स अगर देखें थोड़ा बहुत कि क्या क्या इस बजट में था। तो इस बजट के हाइलाइट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने ऐसे ही शुरू किया। सबसे पहले भारतीय जनता को, भारत के पीपल्स को थैंक्स बोला उन्होंने कि मोदी जी को, मतलब फिर से एक बार आप लोगों ने 3.0 फिर से लाने के लिए आप सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। हिस्टोरिक इवेंट, मतलब ये वाक्य है और हिस्टोरिक जीत है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, और मेनली इनमें फोकस किया गया 4 चीजों पे किया गया है, पुअर, वोमेन, यूथ और फार्मर। ये कास्ट उन्होंने बताया 4 अपने देश में ये कास्ट है।
ठीक है, इनमें फोकस किया जाएगा बजट में। तो वुमेन वुमेन पुअर यूथ और फार्मर, ठीक है। और मेनली उन्होंने और इस बजट के हाईलाइट में पीएम पैकेज रहा है यूथ के लिए, ये रहेगा एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग और एमएसएमई और मिडिल क्लास के लिए सौगात है इसमें ये है। और टोटल 9 प्रायोरिटीज पे बात किया है इस बजट में किया गया है। और बिहार और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्पेशल थोड़ा सा ज्यादा बजट में ज्यादा पैसे दिए गए हैं। और एक और योजना पूर्वोदय योजना 5 राज्यों के लिए है, मेनली झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तथा असम के लिए, ठीक है। तो ये इन योजनाओं पे हम लोग ज्यादा बात करेंगे। और यहाँ पर ये मेन चीजें हुई है। और ये टोटल बजट का वो क्या था, अमाउंट कितना था, टोटल बजट अमाउंट था, बजट अमाउंट की बात अगर हम करेंगे तो 48.2 ट्रिलियन, कुल मिला के कहा जाए 48.2 खरब, इतना इसकी बात करेंगे। ये बजट में पूरा लेखा जोखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक, उसमें बात करेंगे एक एक सेक्टर पे बात करेंगे, कहाँ पे कितना पैसा दिया गया, कहाँ से क्या कौन सी स्कीम लाई गई है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। रिसर्च करेंगे, नए नए रिसर्च करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाएंगे, क्या क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाएंगे, नेचुरल फार्मिंग करेंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल सीड में आत्मनिर्भर बनेंगे। ऑयल सीड में आत्मनिर्भर, ऑयल सीड मतलब यही तिलहन चीजों में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और ऐसे क्रॉप को हम उगाएंगे, ऐसे क्रॉप को उगाएंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को या फिर क्लाइमेट को प्रभावित न करे। नई क्रॉप्स, क्लाइमेट रेसिस्टेंस, ये मेन फोकस था हमारा एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग हम लोगों ने देख लिया, 1 करोड़ किसानों को इसमें प्रोत्साहित करेंगे। और हर 2 वर्ष में नेचुरल फार्मिंग क्या करेंगे, सर्टिफिकेशन देंगे। सर्टिफिकेशन, नेचुरल फार्मिंग का सीधा सा ये मतलब होता है जिसमें आप केमिकल ना डालें, पेस्टिसाइड ना डालें, और ये जो और आप ऑर्गेनिक खेती करें, और जैसे गोबर हो गया, इस तरह की खाद वाद यूज करके आप लोग एग्रीकल्चर करें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के रूप में इतना ही चीजें दी गई हैं, मेन से हाईलाइट में अगर हम बात करें, ठीक है। फिर दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल की बात करेंगे। क्या, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स मतलब रोजगार और कौशल। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें मेन चीजें 3 चीजें इसमें आई हैं, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट टाइम जॉब करने जाएंगे, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, सरकार 15,000 रुपए, सोचिए, केवल 15,000 रुपए आपको डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेगी। और जब आप सबसे शुरू में नौकरी करने जाएंगे ना, तो कोई भी ऐसे ही मतलब स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत छोटी मोटी कंपनी में आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, 15,000 रुपए आपको डायरेक्ट सरकार द्वारा दी जाएगी। और जो सैलरी मिलेगी वो अलग है, 15,000 आप मान लीजिए बोनस के तौर पे मिले जाएगा। दूसरा इसमें कहा गया है कि अगर ईपीएफओ, ठीक है, प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी, सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। कैसा कंट्रीब्यूट करेगी, देखिए क्या होता है, पीएफ अकाउंट में क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है और एक एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब हम जो नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी दिया है। तो दोनों इसमें क्या करते हैं, पैसा डालते हैं पीएफ अकाउंट में, ठीक है। और तो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होते हैं। तो एम्प्लॉय अपना पैसा
सैलरी से यहाँ पर कुछ जमा होता है कट के और एम्प्लॉयर द्वारा कुछ जमा किया जाता है, तो एक ही पीएफ अकाउंट में आपका ये जमा होता रहता है। लेकिन अब सरकार ये कहेगी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, तो क्या करेगी सरकार, अपने से सरकार खुद देगी पैसा, ठीक है, 4 साल के लिए लगभग इसमें 4 साल के लिए सरकार अपना पैसा इसमें लगाएगी। तो इससे आप दोनों के लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है, आपको कम जमा करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को कम जमा करना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट पैसे मिल पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार देगी। तीसरे नंबर की बात है, ये भी ईपीएफओ, इसमें भी है, ये मोस्टली आपको एम्प्लॉयर को फायदा इसमें देने के लिए है। एम्प्लॉयर को फायदा होगा, एम्प्लॉयर को क्या फायदा होगा कि इसमें भी सरकार पैसा देगी। पैसा मतलब जो एम्प्लॉयर जमा करता था पीएफ फंड में, पीएफ में, तो वो अब उसका लोड कम करने के लिए, मान ले 1000 रुपए वो जमा करता था, लेकिन उन्होंने बोला कि 300 रुपए हम जमा करेंगे, तो 700 ही रुपए एम्प्लॉयर को अब एम्प्लॉई के फंड उसमें पीएफ अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। इस तरह का ये स्कीम लाया गया, ठीक है। तो ये रहा एम्प्लॉयमेंट और स्कीम से रिलेटेड, यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे किसकी, आगे इसमें चर्चा करेंगे क्या क्या रहेगा। तो 20 लाख यूथ की तो कमी है नहीं भारत में, सब लोग को मालूम है, तो 20 लाख यूथ को स्किल दिया जाएगा, स्किल ही बस दीजिए, 20 लाख यूथ को स्किल प्रोवाइड किया जाएगा 5 साल के लिए, ठीक है, स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। वन के 1000 ITI या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, ITI खोले नहीं जाएंगे, इनका अपडेट कर दिया जाएगा, अपडेशन, ठीक है, 1 के ITI हो गए। फिर उसके बाद स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे वर्किंग वुमेन के लिए, वर्किंग वुमेन जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जो रहते हैं उनके लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध होगी। 10 लाख का लोन 3.5% सरकार देगी रेट का। देखिए मान लीजिए 10 लाख का लोन आपने लिया है, 10 लाख का लोन में साढ़े कितना भी रेट है उसका, इंटरेस्ट का रेट मान लीजिए 8% है, लेकिन 3.5% सरकार दे देगी, अब बाकी जो बचा आपका 4.5% वो आप खुद से भरेंगे, ठीक है। तो 10 लाख के लोन में इतना आपका हेल्प करेगा कौन, सरकार कर पाएगी। ये आपका एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट हो गया, 2 सेक्टर आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, तीसरा नंबर हमारा आता है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव का समावेशी विकास किस तरह से करना है, उसमें क्या योगदान देगी सरकार और इस बजट में क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। क्या इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल जस्टिस, इसमें क्या आएगा, इसके अंतर्गत पूर्वोदय प्लान, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पूर्वोदय प्लान, ये मेनली है कौन कौन से राज्य के लिए है, आपका असम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों में इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाएगा, हर चीज में आपको मतलब डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाएगा, ठीक है। पूर्वोदय योजना को आप लोग को याद रखना है। फिर इसके बाद इसमें अमृतसर कॉरिडोर बनाया जाएगा, अमृतसर से लेके कोलकाता तक, कोलकाता, ये क्या बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब एक रास्ता बनाया जाएगा, वहां बीच बीच में इंडस्ट्रियल सेंटर खोले जाएंगे, और इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ खोला जाएगा, गया में, गया कहाँ पड़ता है, बिहार, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर का डेवलपमेंट किया जाएगा अमृतसर कोलकाता, ठीक है, कॉरिडोर में। फिर उसके लिए ट्राइबल के लिए यहाँ पर क्या किया, पीएम जनजाति उन्नति, पीएम जनजाति उन्नति ग्राम, ये किसके लिए है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम, ये ट्राइबल्स के लिए खोला जाएगा। फिर उसके बाद महिला और गर्ल्स को 3 लाख करोड़ का खर्च दिया जाएगा इसके तहत। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पोस्ट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट में
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100 खोले जाएंगे, 100 ब्रांचेस खोले जाएंगे। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। हर जगह तो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, तो ये किया जाएगा किसमें? आपके नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अब आएंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या क्या दिया गया है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये मैंने जो 9 प्रायोरिटीज बोला है ना, तो इस प्रायोरिटीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो मैं रेड कलर से लिखता हूँ उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आप सब लोग को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये है। ठीक है, इसमें बढ़ावा दिया ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात मुद्रा लोन। क्या? मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में अभी तक क्या होता था, आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 20 लाख। और 20 लाख किनके लिए किया गया है? जिन्होंने चुका दिया है, लोन को चुका दिया हो तो वो 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी, क्या? इंटर्न इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी किनके लिए? यूथ के लिए। ये क्या करेंगे? ये छोटे छोटे जितने भी बड़े उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, जहां भी वो लोग इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो लोग ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका 5 के पर मंथ मिलेगा और 6,000 रुपए का, 6,000 रुपए एक तरह से बोनस की तरह सरकार देगी उन प्रोग्राम को लेने के लिए। ठीक है, ये लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ यूथ का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आप स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और क्या किया गया? 12 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। 12 इंडस्ट्रियल पार्क किसके अंतर्गत? नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल NIDP, इसके तहत आपका 12 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे देश में, ये कहा गया है। ठीक है ना। क्रिटिकल मिनरल की चर्चा की गई है। क्रिटिकल मिनरल बहुत सारे, लिथियम हो गया, जो भी मतलब ज्यादा मिलते नहीं है, लिथियम हो लिथियम लिथियम हो गया, और बहुत सारे उसमें 27 प्रकार के मिनरल हैं, तो उनकी चर्चा की गई है कि इनका हम लोग अच्छे से इनको रखेंगे। और इसमें हम लोग देखते हैं ड्यूटी भी हटा दी गई है, मतलब टैक्स फ्री कर दिया गया है कुल मिला के कहा जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो हम लोग प्रायोरिटीज में आते हैं, तो अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के लिए अब सरकार ने क्या इस बजट में रखा है, उसकी हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बहुत अर्बन डेवलपमेंट, अब अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या है, तो अर्बन डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी आप सब लोग को पता है। स्टाम्प ड्यूटी, इसको क्या किया कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। स्टाम्प ड्यूटी होता है जैसे हम लोग जाते हैं तो कम कर देने का ये मतलब नहीं। स्टाम्प ड्यूटी में ये सरकार ने कहा हम राज्य, क्योंकि राज्य का विषय है, तो हम राज्य से ये आग्रह करेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी को कम कर दे। मतलब जैसे आप जमीन खरीदते हैं, पट्टा खरीदते हैं, तो वहां पर खासकर महिलाओं के नाम पर जो होते हैं, तो वहां पर स्टाम्प ड्यूटी कम कर दें। ठीक है, मतलब रजिस्ट्री का चार्ज वगैरह कम कर दे, स्टाम्प पेपर जो महंगे मिलते हैं वो कम कर दें। ठीक है, स्ट्रीट मार्केट को बढ़ावा दिया जाएगा। स्ट्रीट मार्केट, चलता फिरता मार्केट, उसमें ट्रांजिशन ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिशन ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। ट्रांजिशन, इसमें क्या आता है? ओरिएंटेड, इसमें जैसे मेट्रो हुआ, रेलवे हुआ, ये सब सारी चीजें, ब्रिज हुआ, तो इनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के लोग हम लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें इसी में देख लेते हैं कि वाटर मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या होती है। वाटर मैनेजमेंट, 100 शहरों में वाटर मैनेजमेंट की बहुत सारी यूनिट लगाई जाती है, जिनके माध्यम से लगाई जाएगी, जिनकी वजह से वाटर ट्रीटमेंट हो सके। वाटर ट्रीटमेंट में ध्यान दिया जाएगा। ये रहा आपका अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या सुधार किए जाएंगे और इस बजट में इनके लिए क्या व्यवस्था है। ठीक है, फिर अर्बन डेवलपमेंट के बाद हम लोग आते हैं कि हाउसिंग नीड्स। हाउसिंग नीड्स में क्या है? अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग नीड्स को साथ में ही जोड़ के रख सकते हैं। इसमें पीएम आवास योजना 2.0, पीएम आवास योजना 2.0 अर्बन,
इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपका 1 करोड़ फैमिली, जो 1 करोड़ जो पुअर फैमिली है उनको 1 करोड़ पुअर फैमिली उनको आवास दिया जाएगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार इनको घर बना के देगी, कहाँ पे, शहरों में। ठीक है, फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में क्या काम कर रहा है भारत सरकार, ये बताने की कोशिश किया गया है इस बजट के माध्यम से। तो एनर्जी सिक्योरिटी में अगर हम लोग बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो गया क्या, एनर्जी सिक्योरिटी। इसमें क्या है, अभी तक हम लोगों ने देखा होगा कि जो रिएक्टर होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, बहुत बड़ी यूनिट होती है, लेकिन अभी भारत सरकार ने एक प्रयोग करने की तरह लगभग बोला है, भारत स्मॉल रिएक्टर हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, भारत स्मॉल रिएक्टर, छोटे छोटे हम यूनिट में लगाएंगे और इसमें हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को या फिर प्राइवेट कंपनियों को भी सहयोग लेने की कोशिश करेंगे, प्राइवेट कंपनियों का हेल्प लेंगे। ठीक है, भारत स्मॉल रिएक्टर बनाएंगे जिससे हम बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। और क्या इसमें एक किया गया, एनटीपीसी प्लस भेल, इसकी एक 800 मेगावाट की यूनिट हम लोग साझेदारी से लगाएंगे। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का लगाएंगे। तीसरे नंबर की इसमें बात किया गया पीएम सोलर, क्या, पीएम सोलर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको बिजली का वो मिलेगा जब आप बिजली का सोलर पैनल लगवाएंगे, उसके माध्यम से आपको बिजली का 300 यूनिट, इसमें क्या कहा गया, 300 यूनिट तक का आपको बिजली फ्री दी जाएगी अगर आप घर में ऊपर सोलर प्लेनेट लगवाते हैं। ठीक है, 1 करोड़ घर इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, जिसमें 300 यूनिट आपको बिजली फ्री दी जाएगी अगर आप उनको सोलर के माध्यम से आप अगर बिजली बना के सरकार को देते हैं। ठीक है, तो ये रहा कौन सा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ओके, फिर हम लोग आगे आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो मेन हाईलाइट हम लोग चर्चा करें, बाकी वो पढ़ने में बहुत सारा होता है, पर हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट जो उसका क्रैक्स होता है या फिर जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसी की हम लोग चर्चा करें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी हम लोग मेन इंपॉर्टेंट रोल यही होता है। ये 9वां आपका अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज या फिर प्रायोरिटीज में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहता है, अवसंरचना, कैसे बिल्डिंगे होंगे, रोड होंगे कैसे, तो इसमें बहुत ज्यादा इस बार पैसे खर्चा किया है भारत सरकार ने, 11.11 लाख करोड़, ये बहुत होता है। ठीक है, अभी तक के बजट में पहले इससे पहले लगभग 2 लाख 3 लाख करोड़ इस तरह खर्चा किया जाता था, तो ये काफी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 48 का है टोटल, तो 11.11 लाख इसमें है, तो काफी कुछ है। ठीक है, ये मतलब टोटल अगर इसको कैलकुलेट करें तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.4% है लगभग, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा किया जाए और सच में लागू हो तो। ठीक है, और जिसमें 28 स्टेट हैं आपका, उनको 1.5 लाख करोड़ रुपए देना पड़ता है, हर एक लाख करोड़ लोन दिए जाएंगे। हाँ सॉरी, 28 राज्यों को 1.5 लाख करोड़ लोन दिया जाएगा। कैसा लोन होगा, फ्री, 1.5 लाख करोड़ तक का फ्री लोन दिया जाएगा। सोचिए, स्टेट के लिए, आप लोग अपने घर में ही परेशान रहते हैं, लोग सोचिए मोदी जी कितना काम करते होंगे, इतना सबको पैसे बांटना, इसका हिसाब किताब। ओके, खैर ये सब नहीं करते। फेज 4 इसका PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसका फेज 4 ये अटल जी के जमाने से चल रहा है, तो फेज 4 के लिए इसमें पैसा दिया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 गांवों तक आपका रोड पहुंचाया जाएगा, ये कहा गया है फेज 4 में। ठीक है, फिर एक और लास्ट प्रायोरिटीज आपकी आती है इरिगेशन, इरिगेशन एंड मिटिगेशन, इरिगेशन सॉरी इरिगेशन एंड
फ्लड मिटिगेशन, मतलब सिंचाई और बाढ़ से आपकी क्या सुरक्षा होगी, क्या व्यवस्था होगी, इसके लिए क्या क्या बजट में इसमें है। तो सबसे पहले मेनली असम, ठीक है, असम के लिए और सिक्किम के लिए ये इससे बाढ़ग्रस्त ये ज्यादा वो है राज्य है, तो इनसे फ्लड से निपटने के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज और ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। हिमाचल के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए रिकंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, रिहेबिटेशन के लिए यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। मतलब वहां से क्या बाढ़ और से सब नष्ट हो जाता है बार बार, तो उसको फिर से सरकार बना के देगी। ठीक है, टूरिज्म, टूरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो टूरिज्म से इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बिहार में ही दिया गया जो है, गया में क्या बनाएगा, विष्णु विष्णु विष्णुपद विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, और एक बोधि, बोधि मतलब महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, ये भी कहाँ बनाया जाएगा, गया में ही बनाया जाएगा। ठीक है, राजगीर में क्या डेवलप किया जाएगा, राजगीर भी वहीं का जिला है, राजगीर में भी डेवलप किया जाएगा, क्या कम्प्रहेंसिव डेवलप किया जाएगा, और नालंदा में, ये चार जिलों में मेनली कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट मतलब पूरी तरह से यहाँ से डेवलपमेंट किया जाए। तो बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए क्या आपको एक्स्ट्रा मिला है, तो ये मैं देता हूँ कि आंध्रा के लिए कुछ नहीं है ज्यादा। आंध्रा के लिए वो स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन वो तो ठीक है, नहीं हुआ। बिहार भी मांगता है लेकिन नहीं मिला। इनके लिए क्या है, कैपिटल। जब 2014 में क्या हुआ, 2014 में तेलंगाना बना, उसके बाद क्या हुआ, कैपिटल उनके तेलंगाना में चले गए, हैदराबाद, आप सब लोग को मालूम है। तो उनको एक कैपिटल डेवलप करने के लिए ज्यादा खर्चा चाहिए होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को कैपिटल डेवलपमेंट करने में सरकार मदद करेगी। तो कैपिटल डेवलपमेंट में जो पैसा लगेगा वो सरकार देगी, ये दिया गया है आंध्र प्रदेश के लिए मेन सौगात। ठीक है, बिहार के लिए जो एक्स्ट्रा दिया गया है, तो बिहार में रोड रोड डेवलपमेंट करने के लिए, पुल डेवलपमेंट करने के लिए, और हवाई जहाज का जो कॉरिडोर होता है और हवाई जहाज के जहाँ एयरपोर्ट बनाने के लिए, इसमें ज्यादा फोकस किया गया है और इसमें ज्यादा चर्चा में रहेगा, इसलिए क्योंकि नीतीश जी वहां पे है। तो ये रहा बिहार के लिए। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा है, ठीक है, दे दिया तो दे दिया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि और क्या क्या इसमें बातें हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन इसमें है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या रिफॉर्म किया गया है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इसके अंतर्गत क्या है, नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म के लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, एक नंबर है ULPIN, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सबका होना चाहिए लैंड में, जिस तरह से हमारा आधार कार्ड होता है, इसी तरह एक नंबर होगा आपके जमीन का, और जो भी जानकारी आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी तो आप जल्दी से पा पाएंगे। ठीक है, लैंड के मामले में। और इसमें मैप का आपके खेत का मैप का सर्वे किया जाएगा, और इसको सबको डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, और फार्मर्स के रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। इसमें ये लैंड रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट इसमें रखा गया जाएगा। भू आधार का सबका डिजिटलाइजेशन होगा, ये मेनली इंपॉर्टेंट इससे है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड। ठीक है, अब ये तो रही इतनी बातें, स्टूडेंट के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं, यही है स्किल डेवलपमेंट। अब स्टूडेंट रह ही नहीं गया, उसके लिए उसको आप वर्कर ही बना दिए लोग, स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे, 5,000 रुपये 15,000 रुपये यही होगा, चलेगा बस। ठीक है, तो ये चलता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा और सरकार ने अपना क्या क्या ब्यौरा दिया है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा 3-4 टर्म है उनको हम लिख लेंगे। जैसे अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार को या फिर सरकार को पैसा आता कहाँ है। ठीक है ना, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, आप लोग क्या सोच रहे होंगे, भारत सरकार पैसा कहाँ से पाती है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, एक शब्द होता है रिसिप्ट,
मतलब रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ से आता है। तो इसमें दो तरह के रिसिप्ट होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और आपका एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ये होते हैं कि जो ये हम देख रहे हैं, रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ से आता है, सरकार पैसा कहाँ से पाती है। आप लोगों को कभी दिमाग में आता होगा कहाँ से पैसा आता है, तो ये मैं बता रहा, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट, ये भारत सरकार वो करके रखती है। रेवेन्यू रिसिप्ट में ये चीजें होती हैं, जैसे टैक्स हुआ, सारे तरह के टैक्स, इनकम टैक्स हुआ आपका, उसके बाद जीएसटी हुआ, ठीक है, और ट्रैफिक, मान लीजिए ट्रैफिक का हुआ, आपके जो टोल पोल्स और जो सभी जो टैक्स होते हैं, जितने भी टैक्स की तरह से पैसे आते हैं, उनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट करते हैं। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या कहलाता है, तो कैपिटल रिसिप्ट वो कहलाता है कि जो सरकार क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी है, कंपनी वगैरह है, वो वहां से बिक जाती हैं कंपनियां, ठीक है, तो उसको सरकार खरीद लेती है, ठीक है, तो वहां से पैसे आते हैं सरकार से। अब उसके और एक और दो टर्म होते हैं आपका, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट मतलब जहां से, जैसे कंपनी सरकार ने बना दिया वहां से पैसा आ रहा है, ठीक है, और एक्सपेंड अगले हम लोग कहाँ रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरीके से होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको इफेक्टिव बोलते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इफेक्टिव क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि मतलब यह एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, सरकार खर्च कहाँ करती है पैसा। यहाँ देखिए इसमें समझ में आया, टैक्स से आता है, इसमें कैपिटल जो भारत सरकार अपना बना के रख देती है और वहां से पैसे, जैसे कंपनी बना के रख दी है सरकार ने, वहां से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, रोड वगैरह बना दे वहां से कंपनी आ रही है, गोदाम बना दे वहां से कंपनी आ रही है, कंपनी से मेनली ज्यादा पैसे आते हैं, वहां से पैसे आते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट। फिर आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है कि जैसे सरकार कहाँ पैसा खर्चा कर, जैसे सैलरी हुआ, पेंशन हुआ, ये सब कहाँ से देती है, सरकार देती है ना, आपको फ्री में राशन हुआ, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जैसे सरकार कहाँ खर्चा करती है, जैसे मान लीजिए रोड है, टोल हुआ, ठीक है, रोड हुआ, टोल हुआ, पुल हुआ, और मान लीजिए ब्याज भरना पड़ा, यहाँ पर ये खर्चा होते हैं, यहाँ से ये आते भी है और यहीं पे खर्चा भी होते हैं, इनके मेंटेनेंस वगैरह में जो खर्चा लगता है, तो जहां से पैसा मिलता है था वहां खर्चा भी लगता है, तो यहाँ पे खर्चा होता है। तो ये दो टर्म है, आपको समझना है। अब यहाँ से सरकार ने ये डाटा दिया है कि हमको 31.3 लाख रुपए, 31.3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे हमारा क्या होता है, सरकार इसको पैसा यहाँ से आता है, और सॉरी ये पहले वाले से आता है, ठीक, इसको 31.3 लाख करोड़, और दूसरे वाले से आपका पैसा आता है 16.9 लाख, 16.9 लाख करोड़ यहाँ से पैसा आता है। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो रिसिप्ट कितना हो गया, 48.2 लाख, ये पैसा आपका आता है, ये सरकार ने यहाँ पर इस बजट में पेश किया है। ये सब लाख करोड़ में पैसे हैं, ठीक है, और इसे ही हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो 37 लाख करोड़ का कुल है, और 15 लाख, 37 लाख करोड़ और ये 15 लाख करोड़ का ये खर्चा है, दोनों को जोड़ लेंगे तो उतना आपका खर्चा आता है, ठीक है, मतलब कुल मिला के 7-5 लगभग 52। अब समझिए, लेकिन 48 लाख पैसा यहाँ पर आता है और 52 लाख रुपए खर्च होता है, मतलब सरकार लगभग घाटे में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब घाटा होता है, तो ये लगभग 4.9% का घाटा है, जो कि बहुत ज्यादा घाटा नहीं माना जाता है, ठीक है, किसका, जीडीपी का।
ठीक है। और भारत सरकार ने 2025 तक इसको 4.5% करने का निर्णय लिया है। ठीक है ना, जब ज्यादा यहाँ पर खर्चा कर देंगे और कमाई इतनी है तो मतलब घाटा हो रहा है, और घाटा हमेशा होता ही है। अब दो तीन टर्म और हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि हम लोग बजट देख रहे हैं, बजट से इम्पोर्टेंट ये थोड़ा थोड़ा टर्म भी आपको इम्पोर्टेंट है कि आपके दिमाग में कभी आए तो। इसमें देखिए आप कि आप देखेंगे कि सरकार को मतलब पैसा कहाँ से लेती है सरकार, उधार मतलब कहाँ से पैसा सरकार प्राप्त करती है, सबसे ज्यादा लेती है। ठीक है, कहाँ से? तो सबसे ज्यादा लेते हैं 27% आपका लेता है बारो, उधार लेती है सरकार। ठीक है। इनकम टैक्स से इनकम टैक्स से कितना परसेंट मिलता है? 19% मिलता है। 18% जीएसटी आदि से मिलता है, और 17% आपको मिलता है कारपोरेशन टैक्स। कारपोरेशन टैक्स ये मेन मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पैसे भारत सरकार की कमाई होती है। ठीक है, या फिर भारत पैसा लेता है, सबसे ज्यादा उधार से लेता है पैसा। तो उधार से लेता है तो चुकाना भी पड़ेगा। चुकाता कहाँ है या फिर खर्च करता कहाँ है सरकार? तो सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करेगा? सबसे ज्यादा खर्चा स्टेट को देने में लग जाता है। किसको? अन्य अन्य राज्यों को सरकार पैसा खर्चा करती है, किसको देती है? अन्य राज्यों को देती है। फिर इंटरेस्ट, ये स्टेट हो गया। फिर इंटरेस्ट, जो भाई ब्याज उधार लिया है जिससे भी उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, 19% यहाँ पर खर्चा होता है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें 16% यहाँ पर खर्च करती है सरकार, ये खर्च का हम ब्यौरा देना है। ठीक है। डिफेंस में होता है, डिफेंस में बड़ा सेक्टर है 8%, और ज्यादा इसको बढ़ा देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरह से सरकार पैसा खर्चा करती है, इतना आप लोगों को पता है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि अभी जो ये हुआ है तो इसमें कौन से सेक्टर में कितना पैसा खर्चा किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं किसको कितना पैसा मिला, किसको कितना मिला। ठीक है। तो सबसे पहले डिफेंस आता है। आपको डिफेंस की अगर बात करें तो 4.5 लाख, 4.5 लाख करोड़। ठीक है। उसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए आपका आता है 2.65 लाख करोड़। ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 1.5 लाख करोड़। इसको आप नोट डाउन कर लें, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। एजुकेशन में आपका 1.25 लाख करोड़। फिर आता है आईटी 1.6 लाख करोड़। हेल्थ 89 के 89 के। ये मेन मेन डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ, इतना इतना पैसा खर्चा यहाँ यहाँ होता है, बाकी छोटा मोटा सब। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं टैक्सेस की, जो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम के लिए, खासकर मिडिल फैमिली के लिए जो नौकरी करते हैं उनके लिए टैक्स में क्या छूट है क्या नहीं। टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब तो टैक्स स्लैब पहले के जो थे तो थे, आप सब लोगों को मालूम था। अभी ये बदल के थोड़ा सा दूसरा हो गया, इसमें 0 से 3 लाख, 3 से 7 लाख, 7 से आपका 10 लाख, 7 से 10 लाख, 10 से 12 लाख, 12 से 15 लाख, और 15 प्लस लाख, 15 लाख प्लस। इसमें क्या क्या टैक्स स्लैब रहेंगे अब आप समझिएगा, ये आपके लिए काम की चीजें। ठीक है। तो 0 से 3% के लिए जीरो टैक्स रहेगा। इसमें फिर 5% का टैक्स लगेगा, 10% का टैक्स लगेगा, 15% लगेगा, 20% लगेगा, और ये 30%। उसके बाद जितनी भी आपकी कमाई है उसमें 30%। अब ये देखिए टैक्स किस तरह लगता है, टैक्स सिस्टम। मान लीजिए आपकी कमाई है एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख, तो आप क्या सोचेंगे? 10 लाख है मतलब इसमें आ रहा है हमारा, तो सीधे 10% लग जाए क्या कि
10 लाख का 10%, 10 ठीक है। आपका ये नहीं होगा कि हाँ 10 लाख का सीधे 10% मान लीजिए आपका निकाला 1 लाख रुपए आपका टैक्स के रूप में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका 10 लाख में क्या होगा कि आपको जो 3 से 7 लाख है ना, 7 लाख रुपए तक में आपका 5% के हिसाब से लगेगा। फिर बाकी के जो आपके 3 लाख हैं, बाकी जो 3 लाख है उसमें आपका 10% लगेगा। समझ रहे हैं? ये नहीं होगा कि पूरे में जितना है उसमें 10 लाख, नहीं, सारे उसको जो स्लैब को पार करते हुए आएंगे तो उतने के बीच में उतना ही टैक्स लगेगा। तो इसमें आप कंफ्यूजन में मत रहिए, कोई अगर आपको बताए तो, ठीक है। तो बाकी 7 लाख तक में शुरू में आपको 5% लगेगा, फिर 3 लाख में 10% लगेगा, इस तरह का आपका होता है। और हम लोग क्या बताएं इसमें, बस यही है। बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50 के होता था, अब इसको बढ़ा के 75 के हो गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा क्या होता है, ठीक है। तो ये टैक्स स्लैब में छूट दी गई है कि 3 लाख, अब 3 से 7 लाख रुपए तक में ही शुरुआती होगा, बाकी उसमें आपका नील रहेगा। कुछ और कस्टम ड्यूटी की हम लोग बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी जिसको सीमा शुल्क कहते हैं, कुछ कुछ चीजों में कम कर देगा, जैसे कैंसर जैसे मेडिसिन हो गए, 3 तरह के कैंसर की मेडिसिन होती हैं, तो उनमें कस्टम ड्यूटी उसमें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। कैंसर मतलब मेडिसिन अफोर्डेबल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है फार्मर के लिए फीस हो गया, सीड हो गया, इन सब चीजों में कस्टम ड्यूटी क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है। पहले 10% होती थी, अब 6% कर दिया गया है। आपका और कुछ चीजें हैं जैसे कैपिटल गुड्स हो गए, सोलर सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी आपके पैनल हो गए, प्लेट हो गए, एलईडी हो गया, ये सब चीजों में कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है। और मशीनरी हो गए, इन सब चीजों में 5% कर दिया गया है, पहले ज्यादा हुआ करते थे। और क्या हुआ, और एक चीज, हाँ, क्रिटिकल मिनरल की हम लोग बात किए तो 25 तरीके की क्रिटिकल मिनरल है, तो इसमें कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई, मतलब आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा गोल्ड और सिल्वर, हाँ, सोना चांदी। गोल्ड सिल्वर इसमें क्या हुआ कि पहले कस्टम ड्यूटी मतलब ज्यादा लगती थी, अब घटा के इसको गोल्ड और सिल्वर में 10 से 6% कर दिया गया, सॉरी, हाँ, ये 10 होता था, अब 6% हो गया, ठीक है। जब वहां कम हो जाए कस्टम ड्यूटी तो आपसे निश्चित रूप से वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर सोने चांदी में छूट मिल जाएगी आपको। तो ये रहा मोटा मोटा बजट का रूपरेखा। कुल मिला के यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने इतने सारे तथ्यों पे बात किया, भारत सरकार ने इतने तथ्यों पे बात किया, तो आपको ये क्विक रिवीजन के तौर पर आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से बहुत जरूरी है, आप उसको देख लेंगे, आपको एग्जामिनेशन में सारे सवाल करके आ पाएंगे, ठीक है। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि एक सवाल आपसे पूछूंगा कि सबसे पहली बार बजट भारत में कब पेश हुआ था। एक ये पहला सवाल है, आपको ईयर मुझे चाहिए डेट सहित, और दूसरी है कि उसको पेश करने के लिए किसने, कौन फाइनेंस मिनिस्टर था, मतलब वित्त मंत्री कौन था। आजादी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आजादी के पहले 1860 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये एक फैक्ट बता देता हूँ, 1860 में पहली बार भारत में बजट पेश हुआ था अंग्रेज द्वारा, विल्सन द्वारा। तो भारत के आजादी के बाद किसने पहली बार बजट को पेश किया है, एक ये क्वेश्चन, और कौन सा डेट था और कौन सा ईयर था। दूसरा क्वेश्चन आपका किसने किया था, किस महापुरुष ने, किस व्यक्ति ने उसको पेश किया था, ये सवाल आपसे रहेगा। तो आप अगर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।